हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप लोगों को जानकारी दी और मैंने बताया कि इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इसके राजनीतिक विस्तार को लेकर चर्चा की और मैंने बताया कि इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है, जो त्रिकोणात्मक आकार बनाता है। इसके उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में कौन कौन से साइट्स स्थित हैं, इस सब के विषय में मैंने आपसे चर्चा की और जो डिफरेंट प्रांतों में जो हड़प्पाई स्थल मिले हैं उससे संदर्भित बातें भी हमने आपसे की और ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को हम लोग नहीं मानते और जो भी हमारे देश में शोध और अनुसंधान रिसर्च हुए हैं उसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हमारे ही देश में, हमारे ही देश के पर्यावरण में देशी संस्कृतियों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप एक नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, उसकी हम चर्चा करेंगे, जो है इसका नगर निर्माण योजना। तो हम लोग इसके नगर निर्माण योजना के विषय में चर्चा करेंगे और अगर कभी प्रश्न यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो हम जवाब देंगे इसका नगर निर्माण योजना, जो नक्शे पर आधारित था। ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर मतलब जाल विन्यस्त नगर निर्माण योजना का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर का स्वरूप क्या था। नॉर्मली सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर मिले हैं वो चतुर्भुजाकार, रेक्टेंगुलर शेप में मिले हैं, या नहीं तो आयताकार या नहीं तो स्क्वायर शेप में। जिसे हम इस मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये आकार जो होता था नगर का वो चतुर्भुजाकार होता था, या नहीं तो आयताकार शेप में होता था या वर्गाकार शेप में होता था और नॉर्मली नगर के दो हिस्से होते थे, ये ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट। सामान्यतः अगर हम धौलावीरा को छोड़ दें तो जितने भी साइट्स मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो दो स्तरीय है, जबकि धौलावीरा में त्रिस्तरीय है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम हड़प्पा सभ्यता के हर एक साइट्स की, जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसके विशेषताओं को हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वहां से हमें क्या क्या प्रमाण खुदाई में प्राप्त हुए हैं और वो नगर कहां अवस्थित है। तो ये जो नगर होते थे वो आयताकार या वर्गाकार होते थे। नगर के दो हिस्से होते थे। ईस्टर्न पार्ट जो होता था, पूर्वी हिस्सा, उसे लोअर टाउन या निचला शहर कहते थे और जो वेस्टर्न हिस्सा होता था उसे सिटाडल या दुर्ग, गढ़ी या टिला कहते थे। तो आपने देखा कि नगर के दो हिस्से, एक पूर्वी हिस्सा जिसे निचला शहर कहते थे और वेस्टर्न पार्ट जो ऊंचाई पे होता था उसे दुर्ग, किला, गढ़ी या सिटाडल
इसे कहा गया है। और चूंकि जितने भी हड़प्पाई नगर हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं और जहां बाढ़ आने की बारंबार संभावना होती थी, इसलिए नगर को सुरक्षा प्राचीर से, प्राचीर का मतलब ड्राई ब्रिक्स के दीवार से, पकी ईंट के दीवार से, ड्राई ब्रिक्स से इसे घेरा जाता था, जिसका मूल कारण है कि बाढ़ आने की बारंबार संभावना होती थी, जिसके सुरक्षार्थ पूरे नगर को पकी ईंट के दीवार से घेर दिया जाता था। ये जो वेस्टर्न हिस्सा है वो ऊंचाई पे होता था ताकि बाढ़ के समय वहां लोग शरण ले सकें, और दूसरी बात कि यह हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस हिस्से का निर्माण किया गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, विशाल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वो गढ़ी में मिलते हैं, वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। सामान्य लोग लोअर टाउन में, निचले शहर में रहते थे और दोनों नगरों के बीच में एक विभाजक रेखा होती थी, या नहीं तो खाई बनी होती थी। दूसरे भी कारक होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी की एक शाखा दोनों पार्ट के बीच से बहती थी, दोनों हिस्से को अलग करती थी। तो इस तरह से नगर का शेप होता था। मकानें जो होती थी वो ड्राई ब्रिक्स की बनी होती थी, पकी ईंट का बना होता था। मकान एक मंजिल या दो मंजिल मकानें जो होती थी, निचले शहर में जो हाउसेस बने होते थे वो एक मंजिला या दो मंजिला बने होते थे। मकान में कई कमरे होते थे, छत सपाट होता था, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था होती थी। अगर हम कमरों की बात करें तो कमरों में किवाड़ियों की संख्या अधिक होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी। रोशनदानी का कंसेप्ट देखा गया है कि रोशनदान वेंटिलेटर होता था वेंटिलेशन के लिए, नहीं खिड़कियां नहीं पाई गई हैं। घर में एक आंगन होता था, आंगन में एक रसोई घर, गुसलखाना, शौचालय, स्नानागार, आंगन में पशुओं को बांधने की व्यवस्था होती थी, आंगन में ही कुआं होता था। घर का मुख्य दरवाजा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्मली सामान्यतया घर का मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली की ओर खुलता था। मकान का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता था। दूसरी बात, अगर हम सड़क प्रणाली की बात करें तो सड़कें तो कच्ची ईंट की बनी होती थी, लेकिन वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, अर्थात समकोण पर, राइट एंगल पे ये काटती थी। ये सड़कें कच्ची ईंट की बनी होती थी जो 9.8 मीटर चौड़ी होती थी, लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी। हालांकि मोहनजोदड़ो से जो सड़क का प्रमाण मिला है, कुछ दूरी तक पकी ईंट के सड़क का प्रमाण मिला है, जो कि अपवाद है। नॉर्मली सड़कें कच्ची ईंट की बनी होती थी, गलियां भी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जो जाकर फिर मुख्य सड़क से मिल जाती थी। रात में देखने के लिए सड़कों पर प्रकाश की लाइट की व्यवस्था होती थी। ऐसा लगता है कोई नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी कोई संस्था इस सभ्यता में काम करती थी, क्योंकि जैसा रख रखाव है, जिस तरह से जाल विन्यस्त नगर निर्माण योजना का, प्लान्ड वे में नगर निर्माण योजना का हमें प्रमाण मिला है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई ऐसा कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन उस समय भी काम करता था। सबसे खूबसूरत अगर हम देखें
इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो इसका ड्रेनेज सिस्टम है। घर का गंदा पानी जो है वो सड़क के दोनों ओर बनी नालियों में आता था, जो पकी ईंट से ढका होता था, ड्राई ब्रिक से ढका होता था, मेन होल भी बने होते थे, और नगर का गंदा पानी नगर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर बहा दिया जाता था। तो नॉर्मली जो विशेषता है नगर निर्माण योजना की, पहला तो ये जाल विन्यस्त नक्शे पर आधारित प्लान्ड वे में बसाया हुआ नगर था। नगर के सामान्यतया 2 हिस्से होते थे, मकान 1 मंजिल या 2 मंजिल ड्राई ब्रिक्स की बनी, स्थापत्य में स्ट्रक्चर्स में पकी हुई ईंट का इस्तेमाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खूबसूरत, नगर का गंदा पानी नगर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर बहा दिया जाता था, जिससे यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त थे, पुनर्जागरण की भावना से युक्त थे, अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के सजग प्रहरी थे हड़प्पावासी। और बहुत ही खूबसूरत नगर निर्माण योजना का प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। हालांकि बहुत ही खूबसूरत मकान नहीं मिले हैं, अलंकरण पर बल नहीं दिया जाता था, खूबसूरत मकान नहीं होते थे, बहुत जो इसमें देखा गया है कि इनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी है, जिस यूटिलिटी के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर होता था, उपयोगितावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। हालांकि कालीबंगा से हमें एक अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है, लेकिन ये अपवाद है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो इसका नगर निर्माण योजना है। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक इसमें इसके टाइम पीरियड को लेकर, क्योंकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। तो काल निर्धारण अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन एक मान्य मत भी है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सर जॉन मार्शल। इनके अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल था। दूसरी चर्चा हम लोग करेंगे मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार यह सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक है। उसी तरह माधव स्वरूप वत्स के अनुसार इसका टाइम पीरियड 3500 बीसी से लेकर 2700 बीसी तक। उसी तरह अर्नेस्ट मैके के अनुसार इसका टाइम पीरियड 2800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता का काल है। और फेयर सर्विस (2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी। फेयर सर्विस के अनुसार 2500 बीसी से लेकर
सॉरी 2500 नहीं, 2000 बीसी से लेकर 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। और सीजी गैड सीजी गैड ये भी बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इनका कहना है कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। उसी तरह एनसीईआरटी के अनुसार 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक विकसित हड़प्पा सभ्यता का कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। उसी तरह डीपी अग्रवाल साहब के अनुसार 2300 बीसी से 1700 बीसी। एच हेरास महोदय ने नक्षत्र विज्ञान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड निकाला एस्ट्रोलॉजी से, नक्षत्र विज्ञान से, उनके अनुसार 10,000 बीसी इसका टाइम पीरियड है। ये तो विभिन्न विद्वानों कार्बन 14 डेटिंग और एनसीईआरटी के अनुसार क्या मत था उस पर हम लोग चर्चा किए, लेकिन एक मान्य मत है हड़प्पा सभ्यता, मैच्योर्ड हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड को लेकर। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि विकसित हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, तो आप लोग जवाब देंगे 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी। यही मान्य मत है। तो हम लोगों ने जाना कि विभिन्न इतिहासकारों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या निर्धारित किया है और इसके लिए मान्य मत क्या है। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए तो हड़प्पा सभ्यता को हम प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इस लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। दावा हालांकि एक दो व्यक्ति ने किया है, लेकिन अभी तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। तो हम लोग जानेंगे इंडस स्क्रिप्ट के बारे में, हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि का सर्वप्रथम जो इसके बारे में जानकारी हुई वो 1853 में सबसे पहले पता लगा हड़प्पाई लिपि के बारे में, 1853 ईस्वी या एडी में, और यह पूर्णतः प्रकाश में आया 1923 ईस्वी को। ये जो लिपि है, मैंने बताया कि ये एक पिक्टोग्राफ है। ये कैसी लिपि है? तो ये पिक्टोग्राफ है, अर्थात चित्राक्षर लिपि है, जिसमें 250 से 400 अक्षर हैं, लेटर्स हैं, 64 मूल चिन्ह हैं। इस लिपि को डॉक्टर मजूमदार ने गौमूत्र शैली भी कहा है। क्यों कहा है भाई?
गौमूत्र शैली, जो कहा है इसलिए इस लिपि को ब्राउस्टोफैंडम, ब्राउस्टोफैंडम लिपि भी कहा जाता है। इसको इसलिए गौमूत्र शैली या ब्राउस्टोफैंडम का यही मतलब होता है, कहा गया है चूंकि यह लिपि राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यह लिपि दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती थी। तो है ना, बिल्कुल विशिष्ट प्रकार की लिपि। जहां मेसोपोटामिया की लिपि जो थी, जो समकक्ष सभ्यता थी, उसकी लिपि कीलनुमा लिपि थी, उसमें 900 अक्षर थे। यहाँ 250 से 400। अभी तो सबसे बड़ा जो हमें मिला है वो धौलावीरा से स्क्रिप्ट का नमूना मिला है। एक पत्थर पर 17 स्क्रिप्ट हैं, 17 अक्षर का प्रमाण मिला है धौलावीरा से, और जहाँ 26 उसमें मूल चिन्ह भी हैं। एक ही बोर्ड मिला जिसकी चर्चा करेंगे जब हम लोग धौलावीरा पढ़ेंगे। एक नेम प्लेट मिला है जिसपे लगभग 17 अक्षर है और 26 मूल चिन्ह हैं, और सबसे बड़ा ये हमें प्रमाण मिला है। अगर हम ये कहें कि ये हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक प्रमाण हमें मुहरों से मिलता है। हड़प्पाई मुहर, स्टाम्प, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली स्टाम्प या मुहरों का प्रयोग व्यापारी लोग अपने पहचान चिन्ह के रूप में करते थे, और सबसे अधिक प्रमाण हड़प्पाई लिपि का मुहरों से प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने देखा हड़प्पाई लिपि के बारे में कि हड़प्पाई लिपि किस तरह की होती थी, और इसमें कितने अक्षर थे, कितने मूल चिन्ह थे, ये किस तरह दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं इस तरह ये लिपि लिखी जाती थी। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे खासकर मुहरों के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था, धर्म, पतन के संदर्भ में, और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है कि डिफरेंट स्थल की जो खुदाई हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहां से हमें क्या क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।